हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ना इस क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन सेकंड आर्ट्स इंटीरियर एंड इट्स मटेरियल। इन्हीं 4 टॉपिक्स पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ डेड सॉइल क्वेश्चन सेकंड, सॉइल इरोजन थर्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक्स, ब्लैक सॉइल। इन्हीं टॉपिक्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं ऑलरेडी। पैटर्न सिंपल होता है आपके एग्जाम में। 24 क्वेश्चंस होते हैं। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 6 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। बाकी 2 ये मैप होगा, हाईलाइट मैंने कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपका मैप होता है 4-4 नंबर का। तो मैप की भी वीडियो आज जल्दी आ जाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीटिंग के बाद मिलेंगे आपको मैप की वीडियोस। तो सेम प्लेलिस्ट में मैप भी अपलोड होगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखने से पहले एक बार फिर से चैप्टर का नेम समझते हैं। लेसन सेकेंड आर्ट्स इंटीरियर एंड इट्स मटेरियल। मटेरियल बताने की जरूरत नहीं है। आपके जो अर्थ के इंटीरियर है, यानी अर्थ के अंदर जो है, हम उसकी बात करेंगे तो वहाँ मिट्टी है, पत्थर है, पानी है और बाकी सभी संसाधन जो प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सब आएंगे। तो ये सब इंटीरियर में है अर्थ के और मटेरियल्स, जिसमें आपके मेटल, नॉन मेटल ये सब इन्वॉल्व है। तो इतना डीप में आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में पास होने के लिए। इस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी उसको मार्क करके ही यहाँ करा रहा हूँ। तो आप जैसे कहा वैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप पास हो जाएंगे। जो विद्यार्थी पहले से फॉलो अप कर रहे हैं वो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, और बाकी जो आने वाले स्टूडेंट हैं अगर आप भी फॉलो अप करें तो आप भी पास हो जाएंगे। बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करनी है, क्योंकि एग्जाम में आप ही बैठेंगे, मुझे नहीं बैठना है। मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूँ इससे, तो आपको ये पास होने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन 1, व्हाट इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है? एक्सप्लेन द फाइव रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेड सॉइल। तो 5 रीजन स्पेसिफिक मैंने नहीं दिया, यही शॉर्ट में ही किया है क्वेश्चंस को, जिसमें आपको सीधा ही लिख दिया गया है। सोइल इज अ चेंजिंग एंड डेवलपिंग थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग मटेरियल दैट कवर द अर्थ सरफेस। बिल्कुल, सोइल आपका है क्या? डेवलपिंग ऑफ थिन लेयर, एक विकसित पतली लेयर है मिट्टी की। और वो मिट्टी की लेयर कैसे आपकी बनी हुई है? वो कवर लेयर वो है आपके ऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग मटेरियल से। दैट कवर्स द अर्थ सरफेस। बिल्कुल, इसी कवर से आपका अर्थ का सरफेस बना है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द वेजिटेशन कवर। बिल्कुल, ये मेंटेन किसको करते हैं? वेजिटेशन कवर को मेंटेन करते हैं। 5 कंट्रोलिंग फैक्टर इंक्लूडिंग द रूट टर्म्स रॉक, रिफिल, टाइम, क्लाइमेट एंड बायोटिक फैक्टर। द फर्स्ट 3 फैक्टर आर कॉल्ड पैसिव फैक्टर एंड द लास्ट 2 फैक्टर आर कॉल्ड एक्टिव फैक्टर। बिल्कुल, पैसिव और एक्टिव में सिंपल फैक्टर है कि जो पहले 3 फैक्टर है वो हेल्प के लिए होते हैं, बाकी जो 2 फैक्टर हैं वो हेल्प नहीं करते, वो ऑलरेडी सॉइल को डिस्ट्रॉयड यानी खत्म करते हैं। बेस्ड, रॉक एंड क्लाइमेट आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बिकॉज अदर फैक्टर अफेक्ट देम। बिल्कुल, तो सॉइल जो है वो बेसिकली क्लाइमेट आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्लाइमेट एंड रॉक। इसके अलावा बाकी जो 3 फैक्टर बचते हैं वो आपके सॉइल्स को डेड करते हैं, जो डेड हम क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, तो डेड ही करते हैं यानी अंत। अब इनके अलावा जो भी फैक्टर है वो अगर ओवर होगा सॉइल पे तो डेड कंफर्म है। बाकी समय के साथ तो हर एक वस्तु का, हर एक इंटीरियर फैक्टर का ही एंड होना है। क्वेश्चन सेकेंड, स्टेट 4 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। हमें सॉइल इरोजन के 4 टाइप्स बताने हैं। Wind erosion, winds carry away vast quantity of fine soil particle and sand from deserts and spread it cover adjoining cultivated land। जो आपके पहले पॉइंट में दिया है सोइल इरोजन का, विंड इरोजन, हवा अगर काफी तेज चलेगा ना तो जो मिट्टी की पहली कण वाली जो दानेदार परत है उसको हवा ही खत्म कर देगा, उड़ा कर लेके चला जाएगा। तो उससे जो डेजर्ट है वो डेजर्ट जैसा दिखने लगेगा, या
जो मिट्टी की जमीन पत्थर जैसी दिखेगी, इनमें से एक फॉर्म आपको दिखेगा, सीट इरोजन। वाटर व्हेन मूव्स एज अ सीट टेक अवे थिन लेयर ऑफ सोइल। जो पानी जब चलती है ना, तो जब पतली परत बनेगी ऊपर, तो मिट्टी की ऑटोमेटिक जो उसकी एनर्जी है वो सब खत्म हो जाएगा, उसकी जो ताकत है, वो उसकी नमी है, वो सब या तो बिल्कुल मिट्टी बोलते हैं दलदली मिट्टी टाइप पे बन जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा उस पर पानी की लेयर बनी है तो। रील इरोजन कहते हैं द रिमूव ऑफ सरफेस मटेरियल यूजुअली सोयल बाय द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। आपने देखा होगा कि बारिश जब होता है ना, उसके बाद मिट्टी को हम ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी का कलर कुछ और होगा, और बारिश से पहले वाले टाइम में अगर हम जाके उसकी फोटो क्लिक करें ना दोनों टाइम की, तो आपको समझ में आएगा वो टाइमिंग जो होती है वो सोयल रील इरोजन की होती है। रील इरोजन इसे ही कहते हैं। जब अगर बारिश हो रहा है, उसके बाद जब बारिश समाप्त होगा तो मिट्टी की एक अलग सी परत दिखती है, ऐसा लगता है मिट्टी नया ही है, क्योंकि ऊपर के कुछ लेयर को पानी के साथ वो बह जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, सरफेस जो है वो रिमूव हो जाता है और नया लेयर हमें दिखता है, तो ऐसा लगता है मिट्टी नई बन गई है। गली इरोजन बेसिकली जब पानी बहुत ज़्यादा होगा ना, तो पानी जमने के कारण एक रास्ते बनाएगा निकलने के लिए, तो ऐसे अगर खुद ही वो रास्ते बनाता है तो हम उसे ही बोलते हैं गली इरोजन। स्लोप टाइप पे पूरा का पूरा आपका एरिया हो जाएगा वो, तो खेतों में ये नॉर्मली देखा जाता है अधिक बारिश के कारण, आप ये देख सकते हैं। तो आपकी ये भी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड, 2 मार्क्स में है, 4 टाइप से, तो आपने लिखना है इतना ही है, कम नहीं लिखना है। अगर आप 1 या 2 पॉइंट लिखते हैं तो आपको 1 नंबर ही मिलेगा। और दूसरा, ज्योग्राफी में आप कटिंग कोशिश कीजिए ना हो, एटलीस्ट पहले 5 क्वेश्चन में कुछ भी कटिंग ना हो। अब यहीं पे पूरा एरिया दिया हुआ है कि गली का कैसे होगा, गली इरोजन एक्चुअल में है क्या, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पानी जब एक जगह स्लोप में बना लेगा तो स्लोप बनाकर पानी निकलता है, वो पूरा एरिया होता है गली इरोजन, जिससे सोयल इरोजन होता है। सोयल इरोजन का बेसिकली मीनिंग आपको इतना याद रखना है, अंत होना, मिट्टी का अंत होने लगता है या मिट्टी की ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाएगा पूरा, उसे ही हम बोलेंगे सोयल इरोजन। अब मिट्टी नॉर्मल है, वहाँ पे पहली परत उसको ले गए तो या तो पत्थर जैसा हो जाएगा या रेतीला हो जाएगा, तो फॉर्म चेंज हो जाएगा। अंत नहीं होगा तो उसका फॉर्म आपको चेंजिंग मिलेगा, इसे ही बोलते हैं हम सोयल इरोजन। क्वेश्चन था डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक इन एनी 6 पॉइंट। अब रॉक्स के इंपॉर्टेंस आपको बेसिकली ऐसी समझ में आएगा कि हम इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जितनी भी पत्थर, सीमेंट, इन सब से जो बिल्डिंग्स बनती है, इंडिया में तो सब मैक्सिमम बिल्डिंग्स इसी से बनी है। तो जो बिल्डिंग्स बनती है, चाहे हॉस्पिटल्स हो गया या इंडस्ट्री हो गया या नॉर्मल हाउसेज हो गए, इन सब में रॉक्स का कितना इम्पोर्टेंस है। तो रॉक्स इकोनॉमिकल वे में बहुत बड़ा योगदान देता है आपके इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बिडिंग करवाती है, बोली तक लगवाती है कि इस पत्थर को कौन खरीदेगा। जो बेटर बिजनेसमैन होते हैं वही इन्हें बाय करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रॉक की इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंस है वो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो रॉक की इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के लिए मैंने पॉइंट में आंसर प्रेजेंट किया, एक पॉइंट देखते हैं, फिर आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। पॉइंट 1, सोयल आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक। सोयल प्रोवाइड सुटेबली फॉर दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड फूड फॉर मेंशन एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्री। बिल्कुल, जो आपके रॉक्स हैं वो बेसिकली ड्राइव्स हुए हैं मिट्टी से ही। अगर मिट्टी की पहली परत हटा दी जाए ना, तो मिट्टी पत्थर जैसा ही बन जाता है, और मिट्टी की अगर हम परत सारा निकाले तो उसमें से पत्थर के कण भी मिलते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि सॉइल से ही ड्राइव हुआ है आपका रॉक। एग्रीकल्चर जो बोला गया आपके रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंस है पहले पॉइंट में। सेकंड, बिल्डिंग्स मटेरियल। ये बताने की जरूरत नहीं है कि बिल्डिंग मटेरियल कितना बड़ा है रॉक। रॉक आर द सोर्सेज ऑफ टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स मटेरियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ग्रेनाइट, जीनेस, सैंडस्टोन, मार्बल एंड स्लेट्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्कुल, पहला एग्जाम्पल यहाँ ताजमहल का है, रेड फोर्ट का है। आगरा में जितने सारे आपके बिल्डिंग्स दिखते हैं वो सब पत्थर से बने हैं।
तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है आपके बिल्डिंग मटेरियल्स की। बिल्डिंग्स मटेरियल में रॉक का कितनी बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन थर्ड, मिनरल सोर्सेस। मिनरल्स आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मेटेलिक मिनरल्स प्रोवाइड all metals ranging from very precious gold, platinum, silver, copper to aluminum and iron। तो आपके जो मिनरल सोर्सेज हैं वो भी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन का है। पत्थरों के नीचे कई सारे जो धातु हैं वो दबे थे। अगर खुदाई नहीं होती और उसे हम हटाते नहीं तो हमें कई सारे जो एलिमेंट्स हैं मिलते ही नहीं। इवन गोल्ड भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि गोल्ड कभी भी एंड नहीं होता। गोल्ड पत्थर के नीचे दब जाएगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा। राजा महाराजा की जो वंशज थे वो समाप्त हुए, और जो आपके रियासतें थीं समाप्त हुई, तो उनकी जब खुदाई की गई यानी सिविलाइजेशन उनकी जानी गई तो हमें कई सारे मेटल्स मिले। उनमें से गोल्ड है, उनमें से सिल्वर है। तो ये वो मेटल है जो नॉर्मली हमें इसी रूप में मिलते हैं, खुदाई के बाद पत्थरों के नीचे, जमीन के नीचे दबे होते हैं, तब हमें मिलेंगे। कभी हम फाउंड करेंगे तभी इतने सारे हमें मेटल मिले हैं। तो रॉक से ही वो सेव थे उतने टाइम तक। अगर रॉक नहीं होता तो शायद वो नष्ट हो सकते थे, एंड हो सकता था उनका, या फॉर्मेशन चेंज हो सकता था। रॉ मटेरियल में रॉक कितना इंपॉर्टेंट है। सर्टेन रॉक एंड मिनरल्स आर यूज्ड एज अ रॉक मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, कई सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं रॉक एंड मिनरल्स। ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि आपको कि जो रॉक्स है यानी पत्थर है, जितने भी टाइप्स है सारे टाइप्स रॉक के यूज होते हैं इंडस्ट्री के हेल्प से। प्रीसियस स्टोन, आपने सुना होगा कि डायमंड गिफ्ट किया है। डायमंड जो है ना प्रीसियस स्टोन में आता है, जिसमें नीलम, पन्ना, रूबी, ये सब डायमंड के नेम है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं सभी धातुओं में। और ये सब के सब जो मैंने अभी नेम बोले ये पत्थरों से बने होते हैं। प्रीसियस स्टोन एंड metal are obtained from different metamorphic or igneous rock. Diamonds is a precious stone used in jewelry and is a metamorphic rock। बिल्कुल, जो सबसे पहले तो ये एक्सपेंसिव होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, और इग्निशियस रॉक भी आप कह सकते हैं। तो आप इग्निशियस यहाँ से स्किप करके सीधा मेटामॉर्फिक तक ही फिक्स रखें। एक नेम होगा तो याद भी आपको इजीली हो जाएगा। प्रीसियस स्टोन है क्योंकि ज्वेलरी में यूज होते हैं, और जो आपके ज्वेलरी होते हैं कितनी कॉस्टली होती है ये बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे। तो फ्यूल इज द फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर मिनरल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट रॉक। फ्यूल भी रॉक से ही ड्राइव्ड हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है सुनने में, लेकिन जो कोयले हैं, कोयले से कई सारे आपको जो हमारे एनर्जी सोर्सेस मिलते हैं। कोयला भी एक प्रकार का पत्थर ही है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। कोयले के ऊपर जितनी आपके लिखी हुई है ना पॉइंट्स, अगर हम उन सभी पॉइंट्स को स्टडी करते हैं तो कोयला भी एक टाइप्स का पत्थर में ही आता है। तो आपको समझ आ ही। लास्ट पॉइंट है आपके फर्टिलाइजर्स। थोड़ा सुनने में डिफरेंट है, लेकिन फर्टिलाइजर भी जो है आपका वो रॉक से ही ड्राइव्ड हुआ है। रॉक की हेल्प से ही कई सारे फर्टिलाइजर बनते हैं, जिसमें फॉस्फोराइट मिनरल जिसमें पाए जाते हैं, उन सब में रॉक्स के जो आपके फॉर्म मिलेंगे, लेकिन ड्राइव्ड फॉर्म में। अगर हम बोलते हैं कि आपके सेब में आयरन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सेब में धातु डाला गया, बिल्कुल नहीं, वो ड्राइव्ड फॉर्म है आयरन का। वैसे ही रॉक के सारे फॉर्म है, लेकिन ये सब के सब कॉस्टली फॉर्म है और कीमती है इकोनॉमिकल वे में। तो अब हमने जो ये फर्टिलाइजर है उस फॉर्म में भी रॉक को हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये भी पॉइंट 6 मार्क्स के थे, इंपॉर्टेंस थे। तो जितने आपकी प्रैक्टिस हो जाते हैं उतने कीजिए, स्किप नहीं करना है। पेपर का टाइम है तो प्रैक्टिस करके चलिए। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सोइल। काली मिट्टी की आपकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। These soil are known as a रेगुर सोइल। रेगुर, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं।
Black soil is in color because it is formed by weathering of lava rock and containing a huge amount of high आयरन, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट। बिल्कुल, ब्लैक सॉइल बेसिकली ये बना कैसे है, लावा, जो लावा होते हैं ना, उन्हीं के जो लावा से पत्थर निकलते हैं ना, वो सब के सब जहाँ पे गिरते हैं ना लावा, वो पूरा एरिया ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसमें क्या क्या फिर हमें मिलते हैं, जो मेटल्स हैं वो है आयरन, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, काफ़ी जो ह्यूज अमाउंट में होते हैं। तो ह्यूज अमाउंट होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सॉइल बन जाता है। ब्लैक सॉइल इज एक्सट्रीमली मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटेरियल। बिल्कुल, क्ले जैसी मिट्टी हो जाती है इसकी एक्सट्रीमली। व्हेन स्टिकी दीज सॉइल गेट स्टक एंड आर डिफरेंट टू वर्क ऑन। बिल्कुल, जब ये नॉर्मल है तब तो आप इसमें काम कर सकते हैं, जब ये स्टिकी फॉर्म में हो जाएगा सॉइल, ब्लैक सॉइल, तब काम करना ज़्यादा मुश्किल है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स हाई होल्डिंग मॉइस्चर कैपेसिटी। बाकी मिट्टी में अगर पानी डालें तो तुरंत नहीं सोखेगा, लेकिन अगर ब्लैक सॉइल में मिट्टी में पानी डालें तो तुरंत सोख लेता है, क्योंकि वो मिट्टी लावा से बना है, उसमें हीटेड बहुत ज़्यादा है, आयरन बहुत ज़्यादा है, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा है। ये वो मेटल है जो पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, मॉइस्चर को कंज्यूम कर सकते हैं, इतनी कैपेसिटी होती है। ड्यूरिंग द हॉट वेदर दीज सॉइल गेट ड्राई एंड डेवलप cracks which help in the aeration of the soil। अब यहाँ पे बोला गया जब गर्मी होती है तो ये ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है, वो तो कॉमन ही है। एक तो वैसे ही उसमें लावा से वो मिट्टी बना है, लावा की हेल्प से, तो जब वहाँ पे नमी जैसा एरिया ही नहीं होगा तो कितना वो ड्राई होगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपका दिया, ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड इज पॉपुलरली नोन एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर किसके लिए है, कपास के लिए। कपास आपने सुना होगा, कपास के लिए बहुत पॉपुलर है। सेकंड नंबर पे आपके हैं ऑनियन, यानी प्याज के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बेस्ट इसी सॉइल में बन सकता है आपके। बाकी सॉइल में भी प्याज उगते हैं, लेकिन ब्लैक सॉइल उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। और कॉटन सिर्फ ब्लैक सॉइल में ही होगा सिर्फ, और कोई सॉइल में जो कपास है वो नहीं हो सकता। तो आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। एक लास्ट पॉइंट हो गया है, इट इज बिलीव दैट द क्लाइमेट कंडीशन अलॉन्ग विद द पैटर्न रॉक मटेरियल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल का यही बोला गया कि इसका पैटर्न किसकी तरह होता है, रॉक मटेरियल की तरह होता है, फॉर्मेशन की तरह। अब होगा भी क्योंकि ये लावा की हेल्प से बना है, और लावा जब ठंडा होगा तो खुद ही पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली नॉर्मली है। उम्मीद है इस चैप्टर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, कितने मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन है, टाइमिंग, और आप अक्टूबर में दें, दिसंबर में दें या अप्रैल में, तीनों में सेम पैटर्न होते हैं। जो स्टूडेंट कमेंट कर अप्रिशिएट करते हैं क्लास को, उन सभी को धन्यवाद। जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें भी धन्यवाद। नए विद्यार्थी सब्सक्राइब करते हैं उन्हें भी धन्यवाद। चैनल को अप्रिशिएट कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके, एनआई इसमें जो फेल होने की धारणा है वो बदल सके। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।